In today's revision series, we will proceed with chapter 4. प्रीवियस क्लास में हमने मेटल एंड नॉन मेटल रिवीजन सीरीज में कंप्लीट किया था, ठीक है। और आज हम करेंगे चैप्टर 4, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इस चैप्टर के साथ आपकी जो केमिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी और इसके बाद फिर हम उठाएंगे फिजिक्स को, ठीक है। तो देखो, अगर मैं रिवीजन सीरीज में मैंने जो कंसेप्ट मैं उठा रहा हूँ, जहां से हम शुरुआत करेंगे वो ये है कि कार्बन जो होता है, हमने ये पढ़ा था कि कार्बन में जो होता है वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनता। कार्बन में जो बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। उसका रीजन क्या हमने डिस्कस किया था कि भाई कार्बन बीइंग अ स्मॉल एटम। अब कार्बन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 4। अब कार्बन के पास दो ऑप्शंस, कार्बन के पास दो ऑप्शंस ये होती है कि या तो ये कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले या अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर ले। अब देखो, नॉर्मल वे में अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसमें आपका क्या होगा? प्रोटॉन होगा। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जो सेकंड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। पहले मैं ये ऑप्शन ले रहा हूं कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे और क्या बना दे? डबलेट। क्या बना दे? डबलेट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, प्रोटॉन और आउटर मोस्ट शेल के बीच में यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या? बहुत कम है ना, कम, क्योंकि स्मॉल एटम है। तो प्रोटॉन का मतलब न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज, इन पॉजिटिव चार्ज और ये जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है बहुत कम है। इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं होने देगा। एक का ही होना मुश्किल है, तो यहाँ पे 4 है, तो ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया। ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि सर ठीक है, लूज नहीं कर सकता, गेन तो कर सकता है। भैया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। बीइंग अ स्मॉल एटम, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके। या आप ऐसे समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब ध्यान से देखना, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए? 4। प्रोटॉन कितने थे इस शेल की अगर मैं बात करूं? 4। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8। तो क्या वहां पे कोई स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है आपको? क्या वो चीज पॉसिबल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखो, फिर टोटल प्रोटॉन तो 6 हो गए ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। भाई 2 और 4 6, 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, तो 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। देख लो, ऐसा होता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो क्या कहा जा रहा है, the atomic number of carbon is 6, its electronic configuration is 2, 4, it requires 4 electrons to achieve their inert gas electronic configuration। ये तो हमें पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बट कार्बन कैन नॉट फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का मतलब जिसमें चार्ज बनते हैं। जैसे आपने सोडियम और क्लोरीन के केस में देखा था कि सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था नेगेटिव। तो ये जो चार्ज पर, ये कब होता है? जब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है कि भैया इसने अपना चार्ज पूरी तरह से इसको दे दिया। ऐसे केसेस में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? वो एक आयनिक बॉन्ड। तो हम कह रहे कार्बन के केस में पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज कार्बन जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें आगे देखो क्या कहा गया है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, देखो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? C4 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होगा? कैटायन। भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स आप गेन करते हो उतने क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और जितना आप लूज करते हो, या डोनर वाले, डोनर जो होता है उसको क्या कहते हैं? देने वाला मान, उसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये तो भाई सब 4 इलेक्ट्रॉन्स मांग के मांगे, तो इनके ऊपर जो चार्ज आएगा C4, अगर ऐसा हो जाए तो यही बनेगा ना, C4 नेगेटिव के टाइप। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन। यही बात मैं अभी कह रहा था, ये प्रोटॉन 6 और इलेक्ट्रॉन 10, तो न्यूक्लियस के लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि उसको होल्ड कर पाए। समझ में आ गया? ठीक है। तो न्यूक्लियस ही तो है जिसको इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी तरफ क्या करके रखता है? बाइंड करके रखता है।
इट कुड लूज। अच्छा, फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि इलेक्ट्रॉन, जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, लूज करे। अब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देने वाला मान तो 4 पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या आता है, एनाइन आता है। बट इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। या फिर जो मैंने रीजन बताया आपको कि भैया न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो डिस्टेंस है बीइंग अ स्मॉल एटम, वो बहुत कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से तभी तो एनर्जी ज्यादा चाहिए ना आपको। किसी भी फोर्स ऑफ, अगर कोई चीज आपको बहुत जोर से बहुत बुरी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जैसे कि मान लो ए है और बी है, बी को यहाँ से निकलना और ए उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और ये बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दो, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। सेम केस है कि अगर जो आउटर मोस्ट शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर इनको यहाँ से रिलीज होना है तो दे नीड वेरी हाई एनर्जी, बिकॉज न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा हाई फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, इतनी एनर्जी इसके पास नहीं। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। 10 कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अब कार्बन इसका क्या सॉल्यूशन निकालता है, कार्बन कहता है भैया ना मैं इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता हूं ना मैं लूज कर सकता हूं, अब एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं क्या करूं, शेयर करूं। तो कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर कार्बन एटम और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। ये क्लियर होगी बात, ठीक है। The bond formed by mutual sharing of electron pairs between two atoms is a molecule is known as covalent bond। और शेयरिंग से जो फिर ये बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, कोवलेंट। कंप्लीटली ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा, आयनिक। शेयरिंग से बनेगा तो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड। ये बात क्लियर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने स्टडी किया था, अब यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। क्या इसमें चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, इसलिए जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चार्ज ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको चार्ज की जरूरत होती है, यहाँ चार्ज बनेगा ही नहीं, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव, ना केटाइन बनाना है ना आयन बनाना। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर। अगर देखो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे कि ए है और ये बी है, ए की रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन, तो बी की रिक्वायरमेंट है 4 इलेक्ट्रॉन की। तो ए के हिसाब से शेयरिंग होगी या बी के हिसाब से, ए के हिसाब से। एक आएगा भाई, मेरी अगर रिक्वायरमेंट ही 1 इलेक्ट्रॉन के, तो मैं आपके साथ एक ही शेयर करूंगा, मैं 4 क्यों शेयर करूं। तो बी कहेगा कि भाई मेरे को, मुझे तो 4 की जरूरत है। एक कहेगा मैं तो एक ही शेयर करूंगा, तो आप मेरे जैसे 4 और 3 और पकड़ लो। लेकिन मैं आपका जितनी मेरी, मैं तो सिंपल वे में ऐसा समझो, जितनी रिक्वायरमेंट होगी आप उतनी शेयर करोगे। भाई शॉप पे आप जाओ, आपने कहा कि भाई मुझे एक बिस्किट का पैकेट चाहिए, उसने कहा एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का, और ये बड़े वाला पैक लोगे, इसमें ऐसे 10 बिस्किट है, ऐसे 10 छोटे छोटे पैकेट है, ये 100 रुपीज का मैं आपको 90 का दे दूंगा। और दुकान थोड़ी ना खोलनी है। आपने कहा जी मुझे एक की रिक्वायरमेंट है, कोई नहीं आप मुझे 10 का ही दे दो, यही बात है ना। तो यहाँ पर जब मेरी रिक्वायरमेंट ही 1 इलेक्ट्रॉन की, मैं क्यों आपके साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करूं भाई, तो मतलब ही नहीं बनता उस चीज का। ये समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा दो एलिमेंट्स के बीच में, तो आप क्या कहोगे, तो वहां पर सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, कितने शेयर हो रहे हैं, 2, तो वहां पर जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, डबल कोवलेंट। अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, ट्रिपल। 3 से ज्यादा शेयरिंग नहीं होती है। अब 4 5 में मत पूछना शुरू कर दे। समझ में आ गया, ठीक है। तो यही कहा क्या है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड, भैया कितने पेयर शेयर हो रहे हैं। 1 पेयर होगा तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 2 पेयर शेयर होगा डबल कोवलेंट बॉन्ड, 3 पेयर शेयर होगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड, कोवलेंट बॉन्ड इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट हो गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 का मतलब ए ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 1, और बी ने भी कितना किया, 1। तो टोटल तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 हुए ना, पेयर एक है भाई। ए और बी के बीच में, जैसे कि मान लो ए जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया उसको हम डॉट से दिखा रहे हैं, और बी जो इलेक्ट्रॉन शेयर करा वो क्रॉस से शेयर। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 1 और 1 2। लेकिन पेयर तो एक है ना, 2 को मिला के एक पेयर, पेयर कितना बना, 1। तो यही कहा जा रहा है
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1 पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन लेकिन पेयर कितना है 1। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन, मीथेन, इन सभी में क्या होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन, तो पेयर कितने, 2, ए बी। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ए ने शेयर किए ये बी के साथ, तो टोटल कितना 1 2 3 4। और पेयर के हिसाब से देखो तो 1 पेयर 2 पेयर, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं या 2 पेयर बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन, तो पेयर में कितना, 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन C2H। अब इस चीज को समझते हैं कि जो चीज आप हमने यहाँ पे डिस्कस किया थ्योरेटिकली, इसका डायग्रामेटिकली इसका मतलब क्या हुआ। देखो डायग्रामेटिकली इस कंसेप्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हमने हाइड्रोजन के केस में क्या कहा, सिंगल कोवलेंट। अब देखो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 1। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं 1, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2, तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में किस तरह का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंगल, डबल या ट्रिपल। तो कैसे पता चलेगा, आपने कहा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 2, तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट, इसको भी 1 की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 1 की रिक्वायरमेंट। समझ में आ गया। तो इसके पास भी ये 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस और इसके पास भी 1, तो दोनों ने आपस में क्या कर लिया, शेयर कर। शेयर करने का मतलब ये हो गया कि ये एक्स एक्स मैंने ऐसे रखा। अब ये वाला हाइड्रोजन क्या कह रहा है कि मेरे पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये हाइड्रोजन भी क्या कह रहा है कि मेरे पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर जो शेयर हो रहे हैं 2, और पेयर कितना है 1। 1 पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देखो, तो यू कैन सी दैट सिंगल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट आता है आपका O2, कि 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में किस तरह की कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,6, क्या होगी 2,6। अब एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2, जितने की रिक्वायरमेंट है उतने ही वो शेयर करेगा। तो दोनों की रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की है 2 की है। तो यहाँ पर आप देखो जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बनाया जाता है। तो कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 6, तो आपने लिखा 1 2 3 4 5 6, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब ये शेयरिंग करेंगे तो ये ऑक्सीजन क्या कहेगा कि भैया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, टोटल मेरे पास 8 है ना। 6 तो ये थे, 2 ये आ गए। और ये वाला जो ऑक्सीजन है दिस वन, ये भी क्या कहेगा कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, मेरे पास भी टोटल जितने शेयर किया उतने मेरे को मुझे मिल गए। अगर 2 शेयर कर रहा हूं 2 मेरे पास 2 मुझे मिल गए, 3 शेयर कर रहा हूं तो मेरे पास कितने आ गए 3 आ गए। तो अब जो शेयरिंग वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ पर आपको शेड करके दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये इसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन डिवाइड करो 2 से, तो कितने पेयर 2 पेयर का होता है 2 कोवलेंट, 3 पेयर का होता है 3 कोवलेंट। ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पर यही दिखाएगी आपको फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। जब आप देखोगे कैन सी दैट ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इस ऑक्सीजन की भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 6, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने थे इनको दोनों को 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर कर। बोथ ऑफ दीज ऑक्सीजन एटम हैव शेयर्ड। हाँ जी, इसका पेयर कितने होंगे, इसके पेयर कितने होंगे, पेयर पेयर कितने होंगे? कितने पेयर है ये कह रहे हो आप,
जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना शेयरिंग पर, उसको 2 से डिवाइड करो। वो तो पता है मैं वो जब नहीं बोलो, कुछ और पूछना है तो। हो गया क्लियर व्हाट ही सेड? आगे हो गया क्लियर, ठीक है। चलो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के केस में देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, 7, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 5, ये समझ में आ रहा है? आपका टारगेट किस पर होता है? आउटर मोस्ट शेल। अब आप ये देखो कि ये नाइट्रोजन क्या कहेगा कि भैया मुझे तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल में? 8। कितने चाहिए? 8 का मतलब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। आई नीड 3 मोर इलेक्ट्रॉन। तो जितने मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उतने आपके साथ शेयर करूंगा। और जो दूसरा सामने जो है वो भी क्या है? वो भी नाइट्रोजन है। तो दोनों के अब देखो, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं वो तो आप इस तरह से लिखोगे ना सामने, जितने आपको भाई जितने की रिक्वायरमेंट है, आपको पता है कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसकी शेयरिंग होगी 3 इलेक्ट्रॉन्स की, लाइक दिस 1 2 3। सिमिलरली 1 2 3, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 2। तो 2 आपने यहां रखा, बाकी के 2 ये। अब देखो ये जो नाइट्रोजन है, ये क्या कहेगा कि नाउ आई हैव गॉट टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन माय आउटर मोस्ट शेल, कहेगा, क्योंकि 3 मैंने शेयर किया तो 3 मुझे मिल गए। इसी तरह से ये जो नाइट्रोजन है ये भी क्या कहेगा? नाउ आई हैव गॉट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन माय आउटर मोस्ट शेल। तो जो शेयरिंग वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल दिखाई दे रहे हैं? 6। 6 को 2 से डिवाइड करो, 3। तो 3 कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट। ये क्लियर हो गया? वाई कोवलेंट? बिकॉज देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, वाटर, अब देखो वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2। अब इनको थोड़ा अलग अलग करो। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और एक ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन क्या कहेगा कि भैया मेरी रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन, यस और नो? ये हाइड्रोजन क्या कहेगा? मेरी रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन। और ये ऑक्सीजन क्या कहेगा? अभी आपने देखा कि मेरी रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन को क्लियर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन मैं शेयर करूंगा इस हाइड्रोजन के साथ, 1 मैं शेयर करूंगा इसके साथ। यानी कि पहले तो इस हाइड्रोजन की बात करता हूं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। लेकिन शेयरिंग जो कर रहा है वो एक इसके साथ कर रहा है, एक इसके साथ करेगा। ये समझ में आ गया? ठीक है। ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 4। 2 ऊपर रखो, 2 नीचे रखो। प्रेजेंटेशन समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये हाइड्रोजन क्या कहेगा? भाई मेरे पास अब टोटल मेरा डबलेट जो है कंप्लीट हो गया है। ये हाइड्रोजन भी ये कहेगा कि मेरा जो डबलेट है वो कंप्लीट हो गया, आई हैव कंप्लीटेड माय डबलेट नाउ। और ऑक्सीजन क्या कहेगा? आई हैव कंप्लीटेड माय ऑक्टेट नाउ बिकॉज नाउ आई हैव गॉट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन माय आउटर मोस्ट शेल। कोई डाउट? किसका? अच्छा हाँ, ये इसमें ये एरर आ गया, पूरे के पूरे सारा कवर करना आपको। ये जोशीले बच्चे। हो गया क्लियर यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर आपका फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। CH4 के केस में भी देखो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन। और आपको पता है एक हाइड्रोजन मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा भाई? और ये चैप्टर से ये समझ में आ गया कि कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ऐसा भी नहीं होता कि भैया यार तो उधारी वाला हिसाब होता है, चल भाई 1 इलेक्ट्रॉन तेरे साथ शेयर करता हूँ, बाकी ढूंढता हूँ। 4 चाहिए तो 4 ही पूरे शेयर होंगे तभी वो करें। जैसे वो मेले में जाते हो ना, वो झूला होता है, जब सारे बैठेंगे तभी चलेगा। आप लोग कहते तो भैया हम तो बैठ गए चलो। या कई बार वो होता है जो वो फटफटी वाले ऑटो होते हैं, 10-10 रुपए वाले जो लेके चलते हैं, आप अकेले बैठ जाओ, कहोगे 10 रुपए में तो उसका पेट्रोल भी नहीं निकलेगा बेचारे का। वो कहेगा भैया, कई बार तो इतने बिठा लेता कि इतनी जगह भी नहीं होती, खुद भी नहीं बैठा होता, खुद हवा में बैठ के चला रहा होता। चाहे ऑटो पलट जाए वो बात, चाहे ऑटो पलट ही जाए वो बात की बात है, लेकिन आ जाओ
लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक बंदे को बिठा के 10 रुपए में लेके चला जाए। सेम ये भैया कार्बन का केस है, भैया मुझे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, अपने जैसे 3 और आएंगे आपके जैसे, तभी मैं आगे बढ़ू, तभी ये कार्यवाही आगे होगी। आप अपना फायदा मत देखो, मेरे बारे में भी सोचो, मैं तो हवा में लटक जाऊंगा। तो ऐसे कितने हाइड्रोजन और आ गए? 4, क्योंकि एक हाइड्रोजन से अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ऐसे उसको कितना हाइड्रोजन चाहिए? 4। तो देखो जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ये हो गया कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो आपने लिखा 1 2 3 4, कार्बन के लिख दिए। और हर हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो एक ये करेगा, एक ये करेगा, एक ये करेगा और एक ये करेगा, हो गया। अब ये सभी हाइड्रोजन क्या कहेंगे कि भैया हमारा जो डबलेट है, हमारा जो डबलेट है वो हो गया कंप्लीट, वी हैव कंप्लीटेड अवर डबलेट। और ये भाई साहब क्या कहेंगे कि मेरा जो ऑक्टेट है, मेरा जो ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट हो गया, मेरा जो ऑक्टेट है वो भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो हर हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं? देखो 1 पेयर, 1 पेयर, 1 पेयर, जितने पेयर होंगे उतने ही बॉन्ड। यानी कि CH फॉर्म में कार्बन जो है हर हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है आपको? CH फॉर्म में क्या होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। CO2 मॉलिक्यूल, CO2, अब जो डबल है उनको तो दोनों तरफ रखो, जैसे अभी आपने H2O में किया था। अब ये ऑक्सीजन क्या कह रहा है कि भैया मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? 2। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने सामने रखे, टोटल कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, तो जितने होंगे सारे दिखाने होते हैं। तो 2 2 और 2, ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसी तरह से जो ये ऑक्सीजन है, ये भी क्या कहेगा कि भैया मेरी जो, मैं शेयर करूंगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? 2। तो 2, बाकी के जो इसके 6 इलेक्ट्रॉन है इसने इस तरह से रखे। कार्बन कहेगा मुझे चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मैं इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा हूँ, 2 मैं इसके साथ शेयर कर लेता हूँ, मेरा काम देखो। अब ये ऑक्सीजन क्या कहेगा कि भैया मेरा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। ये ऑक्सीजन क्या कहेगा? मेरा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। और कार्बन क्या कहेगा कि मेरा जो ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट हो गया, एज आई हैव गॉट टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। और पेयरिंग देखो, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो डबल बॉन्ड, 4 का मतलब 2 डबल पेयर, 4/2। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। तो बेसिकली अगर बॉन्ड की फॉर्म में लिखोगे तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा ये, लाइक दिस। चलो आगे, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने स्टडी किया था, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में एक कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज एलोट्रॉप। एलोट्रॉपी क्या होता है? एलोट्रॉपी का मतलब द फिनोमिनन इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। हाँ जी, कम करनी है? ठीक है। एलोट्रॉपी क्या होता है? एलोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें कोई जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन सभी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ये सेम होती है। भैया MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? अगर आप कहते हो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स है, एक होता है आपका डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है बकविंस्टर फ्लोरीन, यही होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भैया इन तीनों में क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंट है? तो आप कहोगे तीनों की जो फिजिकल स्टेट है वो तो डिफरेंट होगी, लेकिन तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगी इससे? ये कहानी क्लियर? ठीक है। तो कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, यही हमने पढ़ा था। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, फर्स्ट एलोट्रॉप्स होता है वो होता है डायमंड। डायमंड में क्या होता है? इन दिस कार्बन an atom is bonded to 4 other atoms of carbon forming 3-dimensional structure। अब इसमें देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हाईलाइट कर रहा है वो क्या है? पहली चीज ये कि ऑब्वियसली कार्बन जो होता है उसके इसमें जो कार्बन होता है वो बॉन्ड बनाता है, किसके साथ बनाता है? 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन।
कार्बन जो होता है अपने जैसे 4 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। 4, पहली चीज ये क्लियर। दूसरा जो इसमें स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, 3D। बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, ये क्वेश्चन बन जाता है कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप क्या कहोगे, 3 डायमेंशनल। इसमें होता क्या कि एक पर्टिकुलर कार्बन एटम अपने जैसे 4 और कार्बन, यानी कि सबके सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज जो आपको इसमें पता होनी चाहिए, दैट इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। और ये क्या होता है कि इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज फॉर ड्रिलिंग रॉक्स एंड कटिंग। अब देखो बैड कंडक्टर भी क्यों है ये भी समझो आप। आपने कहा कि ये कार्बन जो है अपने साथ 4 कार्बन के साथ जुड़ गया, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो तो चारों तरफ से जुड़ गया, मूवमेंट ही नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होगी तो चार्ज तो होगा ही नहीं। चार्ज की मूवमेंट नहीं होगी तो करंट कहां से कंस्टिट्यूट करेगा। इसीलिए जो आपका जो डायमंड होता है वो क्या होता है, वो एक इंसुलेटर होता है। और हार्डेस्ट सब्सटेंस होने की वजह से इट इज यूज फॉर ड्रिलिंग रॉक्स एंड कटिंग। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ये तो भैया हम कैसे बोल सकते हैं, ठीक है दीदी। भाई हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ना, आगे लगाया होता है, जो ड्रिलिंग मशीन होता है उसमें आगे ये लगा होता है, इससे कटिंग होती है उसकी। वो तो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी काट देता है, इतना हार्ड होता है। मिरर के ऊपर आप ऐसे करोगे तो पूरा मिरर कट जाता है। मिरर वालों के पास भी होता है, अगर आपको पता हो तो। हाँ जी, अमीर पार्टी होते हैं भाई, ठीक है। आगे देखो ग्रेफाइट। अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट में क्या होता है, इन दिस ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। एक इसमें फ्री हो गया, एक साइड से फ्री है ना, वो तो टेट्रावैलेंट है, यानी कि इसमें 4 का बॉन्ड थे, एक बॉन्ड इसका क्या है, फ्री है, जिसकी वजह से वहां फ्री होने की वजह से वहां पर क्या है, मूवमेंट हो जाएगी चार्ज की, ठीक है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट। कई बार जैसे कि आपको कंपास वगैरह देखते हो आप, वो नहीं खुल रहा होता, आपकी जो साइड की उसकी जो पिन होती है उसमें अगर आप पेंसिल से उसको थोड़ा सा रब करोगे तो पेंसिल क्या होता है, पेंसिल का जो आपका वो सिक्का होता है या जो इस तरह की पिन होते हैं वो ग्रेफाइट होता है। उसको जब पैसे से उस पर रब किया जाता है तो उसमें ल्यूब्रिकेंट डालने की वजह से वो खुल जाता है, वो खुल जाती है आपकी जो नॉब होती है उसकी कंपास की। वाई, बिकॉज आपने ग्रेफाइट को रब किया, ग्रेफाइट ने क्या प्रोवाइड किया, ल्यूब्रिकेंट। ये क्लियर हो गया। थर्ड होता है आपका बकमिंस्टर फ्लूरिड। इट इज एन एलोट्रोप ऑफ द कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 16 कार्बन एटम। इसमें क्वेश्चन ये बन जाता है कि कितने कार्बन एटम्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, तो आप क्या कहोगे 16 ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल। एक फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेडिसिनल फील्ड में इसका यूज होता है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपका आता है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें मेन पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए वो ये है कि कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये इस पर रोशन आता है। तो कोवलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, लो होता है। व्हाई, बिकॉज इनके बीच में मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक है भैया। शेयरिंग, कभी भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपने गाड़ी मेरे से ली, मैंने आपको पूरी तरह से दी, गाड़ी आप ही के नाम कर दी, लड़ाई झगड़ा खत्म, आपके नाम होगी। गाड़ी आप ऐसे ले रहे हो कि भैया आधी आपकी आधी, आधा आधा पैसा मिला के। अब मुझे भी शादी में जाना, आपको भी शादी में जाना है। अब आधी आधी गाड़ी हो जाएगी ना, आगे वाले 2 टायर वाला हिस्सा आप ले जाओ, पीछे वाला मैं ले आता है, तो पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना पॉसिबल। बस मेरा मैंने इतने पैसे दिए भाई, मैंने भी उतने ही दिए, होगी लड़ाई। तो वीक मॉलिक्यूलर फोर्स है। लेकिन गाड़ी आपके नाम होगी तो आप तो वैसे ही कहोगे, मैं कहूँगा मैंने दिया अब तो मेरे नाम है। अब सब इतने समझदार नहीं होते ना। पता लगे एक शादी में चंडीगढ़ जाना है और एक शादी आपकी दिल्ली में ही है, अब जाओ। चलो जी। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली देखो, जनरली क्यों कहा जा रहा है, डायमंड भी पुअर था और बकमिंस्टर फ्लोरीन भी पुअर होता है, एक ही तो था जो गुड कंडक्टर था, वो था ग्रेफाइट। तो जनरली क्या कहा जाएगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। कोई चार्ज पार्टिकल्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। दैट इज वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो अगर मैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन का वर्सटाइल नेचर होने का मतलब क्या है, देखो जैसे कि मूवी में कहते हैं
कि सो एंड सो एक्टर जो वर्सेटाइल है, यानी कि वो उसने बहुत, वो हर तरह के रोल करता है। वो कॉमेडी रोल भी करता है, वो ट्रेजिक रोल भी कर लेता है, हर सीरियस रोल में भी उसी तरह से फिट, वो वर्सेटाइल एक्टर है। एक एक्टर ऐसा है कि जो सिर्फ कॉमेडी कर पाता, बाकी के रोल तो उसमें फिट नहीं बैठता। कार्बन को वर्सेटाइल इसलिए कहा जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड एनेबल्स कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। और इसके पीछे दो रीजन होते हैं, एक रीजन होता है कैटिनेशन, दूसरा रीजन होता है टेट्रा वैलेंसी। कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन जो है अदर एटम के साथ इसकी एक यूनिक एबिलिटी होता है कि देखो बाकी के जो अदर कार्बन एटम्स होता है उनके साथ ये ब्रांच चेन में जुड़ जाता है, स्ट्रेट चेन में भी जुड़ जाएगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बना लेता है। तो इतनी तरह तरह के स्ट्रक्चर और बहुत आगे तक बहुत सारे कार्बन के साथ जुड़ जाता है, जैसे एक कार्बन दूसरे का दूसरा उसके साथ ऐसे जुड़ते हुए चले जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। फिर से रिपीट करो, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रीजन क्या वर्सेटाइल नेचर होने का, कि कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? कैटिनेशन कहा जाता है। ये बात क्लियर? ठीक है, देन हाँ जी, दिस इज कैटिनेशन। ठीक है, these compounds may have long chain of carbon। अब ये जो कंपाउंड होते हैं इनमें क्या होती है? बड़ी बड़ी चेन होती है, ठीक है, ब्रांच चेन होती है, और इवन कार्बन एटम अरेंज्ड इन रिंग। किस पर अरेंज होते हैं? रिंग में। यानी कि देखो किस किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, या तो वो बना रहा है स्ट्रेट चेन, या वो बना रहा है ब्रांच चेन, या फिर वो कैसे होता है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। कितने सारे कंपाउंड ऐसे बन रहे हैं, चेन में भी आ रहा है, ब्रांच चेन में भी ये जुड़ता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बनाता है। ठीक है, दैट इज वाई कि कार्बन जो होता है इट इज एबल टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। पहला रीजन क्लियर हो गया। सेकंड रीजन जो आपने पढ़ा था वो था आपका टेट्रावैलेंसी। अगर मैं टेट्रावैलेंसी की बात करूं, सेकंड रीजन क्या था आपका? टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब 4, यानी कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के पास। 4 शेयर कर, आपने देखा ना सभी के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर, तो शेयरिंग उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की होते हैं जितने आपके पास क्या होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर रहा है तो कार्बन का 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक साथ कार्बन अपने साथ 4 एटम नहीं जोड़ सकता शेयरिंग करके, भाई 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन हैज 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट मींस कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, मोनोवेलेंट एटम्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। समझ में आ गया? किसी के साथ में वो इस तरह से जुड़ जाता है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है। ये आपने सैंपल पेपर के सेक्शन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, कंपाउंड हैविंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। ये क्लियर हो गया? ठीक है, कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। कितनी तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं? 2 तरह की हाइड्रोकार्बन होती है। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड एंड अदर वन इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? कि सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन एटम्स के बीच में। इसका एग्जांपल क्या आता है आपका? एल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। जितने भी एल्केन होते हैं, एल्केन जैसे कि हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? अगर नंबर ऑफ कार्बन जो है आपकी, कि नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो प्रेफिक्स क्या होगा? मिथ। शुरुआत मिथ से करोगे। नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 है तो क्या होगा? एथ। नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, मैक्सिमम मैक्सिमम आप 6 तक समझो। ठीक है, अब अगर कोई मेंबर जो है वो एल्केन फैमिली का मेंबर है, किसका मेंबर है? एल्केन फैमिली का, तो देखो भैया जो कास्ट है वही बता रही है कि ए।
ठीक है, कास्ट क्या बता रही है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये कहानी क्लियर। आपने क्या किया, इनकी जगह 1 पुट कर दिया, तो ये हो गया C1, 1 नहीं लिखते हैं तो इसको C लिखोगे। 2 1 जा 2 + 2, ये हो गया CH4। पहले बताओ ये कहानी क्लियर। ठीक है, अब ए कार्बन है ना, तो शुरुआत कैसे होगी, नाम की मिथ से। और किस फैमिली का मेंबर है, एन फैमिली, तो जो सफिक्स होगा वो क्या होगा आपका, दैट इज एन। तो ये हो गया आपका मिथेन, यानी कि मिथेन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, CH। सीधा केमिकल फॉर्मूला में। इसी तरह से मान लो आपने एन की जगह 5 पुट किया, क्या पुट किया, 5, तो क्या हो जाएगा, C5, 5 2 जा 10 + 2 कितना हो जाएगा, H12, C5H12। अब देखो अगर स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं इसका, 1 2 3 4 5, ये क्लियर। कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। एक बॉन्ड तो यहाँ हो गया, 1 2 3 4। अब इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, इसके भी हो गए। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब ये बाकी के जो फ्री आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर क्या आएंगे, हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, बन गया स्ट्रक्चर। ठीक है, सभी में सिंगल बॉन्ड है। जैसे आपने कहा सभी में सिंगल बॉन्ड है, आपको समझ में आ गया कि भैया ये तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन कह रहा हूं, बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये समझ में आ गया। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि जो बॉन्ड होगा वो सब पूरी चेन में आपको सिंगल ही दिखाई दे, कहीं पे डबल नहीं दिखाई दे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल था आपका अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में अगर कार्बन चेन में आपको डबल बॉन्ड दिखाई देता है या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है, तो वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। जैसे कि डबल का एग्जांपल क्या हो गया, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल क्या हो गया, एल्काइन। एल्कीन का स्ट्रक्चर CnH2n, और इसमें क्या होता है एल्काइन में, CnH2n। ठीक लिखा है, पक्का। चलो ध्यान तो है, नहीं भी चलो मान लो आपको लगता है कि गलत हो गया या आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप इसको बना के देख लो। ये तो आपको पता है ना, ना मिथीन आपका एग्जिस्ट करता है ना आपका मिथाइन एग्जिस्ट करता है, तो शुरुआत कहाँ से होगी, मिथीन। तो मैंने कहा मान लो आपको लग रहा है कि भैया हो सकता है ये फॉर्मूला, तो कैसे चेक करोगे, तो C2H क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 -2 H2 बन रहा है। आपने लगाया कार्बन कार्बन, आपने कहा कि भाई डबल बॉन्ड आएगा। अगर मैं डबल बॉन्ड लगाता हूँ तो यहाँ पे भी दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पर इसके हिसाब से तो फिर 4 हाइड्रोजन आनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला इसका मतलब मेरा गलत है। अब दूसरा फॉर्मूला जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था, CnH2n। अब देखो ये क्या हो जाएगा, C2H4। अब ये एग्जिस्ट कर रहा है। और मिथीन क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मिथीन का मतलब हो गया, अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा CH2, और कार्बन, और देखो मिथीन तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता, बिकॉज हाइड्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो 1 इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन की होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की होती है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब तो एल्काइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, अब चलो यहाँ पर ट्राई करते हैं इथाइन। इथाइन के हिसाब से क्या होगा, C2 2 2 जा 4 -2 H2। दो कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एल्काइन है। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ से, या सिंगल बॉन्ड 3 और 1 4, 3 और 1 4, एक एक हाइड्रोजन लगा दो, तो ये आपका क्या हो गया, अब समझ में आ रहा है। तो सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में क्या आएगा आपका, डबल और ट्रिपल। डबल का एग्जांपल क्या हो गया, एल्कीन, और ट्रिपल का एग्जांपल एल्काइन। लेकिन एक चीज देखो, सारे के सारे क्या आपके हाइड्रोकार्बन, सारे के सारे क्या आपके हाइड्रोकार्बन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। ठीक है, तो यही चीज आपने कहा यहाँ पे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, और इसका एग्जांपल एल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल का एग्जांपल
एल्कीन, ट्रिपल का एग्जांपल एल्काइन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, ठीक है, और इसका क्या होता है CnH2n-2। और अगर कंफ्यूजन हो जाए तो कैसे चेक करना वो मैंने आपको बता दिया, इथाइन या इथीन का स्ट्रक्चर बना के आप चेक कर सकते हो। तो जो चीज अभी समझाई थी वो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में भी पूरी लिस्ट की बने। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, एल्केन फैमिली के मेंबर। यहाँ जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड का मतलब क्या, एल्केन, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था आपका, CnH2n+2। तो आपने n की जगह 1, मैंने आपको बता दिया अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 होगी तो प्रेफिक्स क्या रहेगा, मिथ। तो 1 कार्बन है तो मिथ, और एल्केन फैमिली का मेंबर है तो मिथेन। 2 कार्बन है तो एल्केन फैमिली का मेंबर है इथेन। 3 में क्या होगा, प्रोपेन। 4 में क्या होगा, ब्यूटेन। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर चलता रहेगा। 5 में क्या होगा, पेंटेन, और 6 में क्या होगा, हेक्सेन। एक हेक्सेन का स्ट्रक्चर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो केमिकल फॉर्मूला क्लियर है आपको कि भाई जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। n की जगह आपने रखा 6, तो ये क्या हो गया C6H14। पहले बताओ ये क्लियर, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 इस कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन की बात करो, 4 बॉन्ड 1, देखो एक यहाँ हो गया रेड वाला, ग्रीन वाला 2 और 3 और 4। देन 1 2 3 4, then 1 2 3 4, then 1 2 3 4, and then 1 2 3 4। तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बन गया आपका हेक्सेन का। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज आइसोमर्स। आइसोमर्स में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स। इनकी प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, आइसोमर्स, एंड इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। जैसे कि इसमें जो एग्जांपल है मेन, मैंने आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बताया था, ब्यूटेन और पेंटेन। ब्यूटेन और पेंटेन, देखो अगर मैं ब्यूटेन की बात करता हूं तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C4, ये होगा H10। तो देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्ट्रेट चेन, और ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये क्या, ब्रांच। ब्रांच का मतलब समझते हो ना कि भाई कोई चीज सीधी जा रही है और इस तरह से वो निकल रही है, या कोई चीज इस तरह से जा रही है आपकी, जैसे ये जा रही है। अब ये आप ऐसे कर दो, इसी चीज को आप ऐसे कर दो, तो ये क्या है, ये तो चेन ही है क्योंकि कंटिन्यूटी में जा रही है। लेकिन कोई चीज आपकी इस तरह से जा रही है और ये इधर से ऐसे हो गई, तो ये आप क्या कहोगे, ये क्या हो गया, ब्रांच। भाई कोई भी शेड ऐसे निकलती है ना ब्रांचेस आपकी, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब आप ये कहो कि सर अगर मैं इसको ऐसे बना दूं CH3 CH CH3, तो क्या ये डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है आपका वो यही बना है। देखो ये स्ट्रेट चेन और ये एक ब्रांच, ये एक स्ट्रेट चेन है, ये एक ब्रांच, तो बेसिकली इसमें दो ही डिफरेंट आपके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, दो, एन ब्यूटेन। और ये भी मैंने आपको बताया था कैसे काउंटिंग करनी है। देखो ये जो ब्रांच निकली है कौन सी कार्बन पे निकली है, अगर लेफ्ट मोस्ट से भी काउंट करोगे तो भी सेकंड ही आ रहा है, राइट मोस्ट से काउंट करोगे तो भी सेकंड कार्बन ही आ रही है। सेकंड कार्बन में आपकी जो ब्रांच, ये कंपाउंड क्या है आपका, इसको क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था एल्काइल। एल्काइल का मतलब क्या होता है, CnH2n+1, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, CH3, तो ये मिथाइल है, क्या है, मिथाइल। और ये तो मिथाइल जो है आपका ये कंपाउंड है, कौन सी कार्बन में आ रहा है, सेकंड, तो आपने लिखा 2 मिथाइल। अब इसको तो लिख दिया आपने, इसको खत्म करो। अब कितनी कार्बन बची, 3। 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन। कहानी क्लियर,
यहाँ पर देखो, यहाँ तो सारा का सारा एक ही चेन में आ रहा, तो एक साथ ही काउंट करोगे तो कितनी कार्बन है, 1 2 3 4, तो सीधा क्या कहोगे, ब्यूटेन। क्या कहोगे, ब्यूटेन भी लिख सकते हो सीधा। ये समझ में आ गया। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट आता है आपका, वो आता है आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन के जो आइसोमर्स होते हैं वो देखो, C5H12, ये बन गया ऐसा स्ट्रक्चर इसका। ये हो गया आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3CH, देखो यहाँ आपने लिखा CH3। क्या यहाँ पर मैं अब यहाँ पे क्या लगाऊं, CH2 या CH3? अगर कंफ्यूजन हो रही तो ऐसे समझो, देखो एक कार्बन दो, एक यहाँ रखो, एक यहाँ रखो, और यहाँ पे ऐसे रखो। ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो 1 है ना, इसके 3 हाइड्रोजन और आएंगे। अब क्लियर हो गया। इस कार्बन के साथ कितनी होगी, 1 और 1 2, तो इसके साथ क्या आएगा, देखो इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो 1, और इसके साथ 3 और आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएगी। यहाँ देखो इसके साथ एक ये आ गया बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन और आ जाएगी। इस कार्बन के साथ भी क्या होगा, 3 हाइड्रोजन और आ जाएंगे। ये इसका तीसरा स्ट्रक्चर बन गया। इसमें पेंटेन के कितने आइसोमर्स में होते हैं, 3 है ना, 3। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर आप कह रहे हो ये चेन है, तो इस चेन से कितनी ब्रांच निकली है, तो एक अपर साइड में, एक डाउनवर्ड साइड। तो इस स्ट्रक्चर में आपने पूरी एक चेन बनाई है, उसमें एक सिंगल ब्रांच ये निकाली। तो ये आपके क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर हो गया। तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे, 3। आइसोमर्स का मतलब क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमर्स का एक जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, ब्रांच कितनी निकलती है। इसमें दो दो ब्रांच वाले स्ट्रक्चर बना सकते हो, एक सिंगल ब्रांच के साथ, एक डबल के साथ। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स होंगे, 3। ब्यूटेन के कितने होंगे, 2। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है, a series of organic compound having the same functional group, functional group तो क्या होगा, सेम होगा, and chemical properties, and in which the successive member differ by CH2। तो क्या कहा गया, फंक्शनल ग्रुप भी सेम और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सबकी क्या होगी, सेम होगी। यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज जिनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। जैसे एल्केन, आपने कहा मिथेन, मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10। अब देखो ये सबका फंक्शनल ग्रुप तो सेम होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड, कार्बन के साथ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। सभी एल्केन मेंबर के एल्केन फैमिली के मेंबर सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। और सभी के बीच में डिफरेंस देखो, यहाँ कितनी कार्बन का डिफरेंस है, 1, और कितना हाइड्रोजन का है, 2। कितनी कार्बन का डिफरेंस है, 1, कितने हाइड्रोजन का है, 2। कितने कार्बन का डिफरेंस है, 1, कितनी हाइड्रोजन का है, 2। तो दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, CH2। और अगर इसको अगर आप मास में कन्वर्ट करो, कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12, और एक हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिट, तो दो का कितना हो गया, 2 यूनिट। तो मास वाइज डिफरेंस कितना है, दोनों ही। जैसे अगर मैं ये इसको कहता हूँ ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट से सेकंड में जो मास का डिफरेंस होगा वो होगा 14 मास यूनिट, क्योंकि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है। सेकंड के साथ थर्ड का जो डिफरेंस होगा वो भी कितने का होगा, 14 का। थर्ड और फोर्थ के बीच में भी कितने का होगा, 14 का। इसके अलावा एक तो आपसे ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन कैसे आता है कि होमोलोगस सीरीज बताओ, इस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे कि भैया सेम फंक्शनल ग्रुप और सेम क्या होगी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और सक्सेसिव मेंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, CH2 का, और मास वाइज कितना होगा, 14 मास यूनिट का होगा। ठीक है। और साथ में क्वेश्चन ये आता है कि भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज बताओ। तो आप फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताओगे कि भैया दो सक्सेसिव मेंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि वो किस तरह के होते हैं। तो कहोगे भैया जो होमोलोगस सीरीज होती है इसमें दो सक्सेसिव मेंबर यानी कि फर्स्ट और सेकंड, सेकंड के साथ थर्ड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है, 14 मास। और जो ऑल कंपाउंड्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के उनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। और ऑल कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, भाई एक ही फैमिली के मेंबर है। ठीक है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ सेम काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप थ्रू आउट द चेन। फॉर एग्जांपल ये एल्केन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन क्या होगी, मीथेन, मीथेन के बाद आगे पीछे मत लिख देना,
तो ये चीज आपकी गलत हो जाएगी। पता लगा मिथेन का ब्यूटेन जा रहा है, ब्यूटेन के बाद हेक्सेन जा रहा है। हाँ तो सर एक ही फैमिली के। मिथेन के बाद इथेन, इथेन के बाद प्रोपेन, इस चीज को फॉलो करना है आपको। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे फर्स्ट वाले से।